अब आते हैं जनरल बीके शर्मा साहब की तरफ। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में आज जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिक्योरिटी का क्या सिनेरियो है, क्या हालात है वहां पे? देखें, सिक्योरिटी का जो वहाँ का माहौल है वो इस वक्त बहुत ही पेचीदा और एक तरह से खतरनाक हो चुका है, क्योंकि इसमें एक इंटरनल अंदरूनी डायमेंशन नहीं, इसमें एक्सटर्नल डायमेंशंस भी हैं, जिसमें पाकिस्तान का रोल तो रहा ही है, लेकिन अब चाइना का भी इसमें रोल बहुत बड़े तौर से उभर के आया हुआ है। तो मैं इसको 3 लेवल पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो अंदरूनी माहौल है, जैसे हम सब जानते हैं कि 1988 के बाद जो मिलिटेंसी है वो वहां के समाज का एक हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। और मैं इसकी क्या फेजेस हैं, इसके क्या उतार चढ़ाव हैं, उनके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक की सबसे ज्यादा जो विरुलेंट या जो खतरनाक फेज उभर के आई वो बुरहान वानी के मरने के बाद आई, जिसमें 3 फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए। एक तो नॉर्मल जो मिलिटेंट्स के साथ फौज लड़ाई करती थी वो। दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि एलओसी के ऊपर भी जो है वहां पे भी ज्यादा टेंशन ज्यादा बढ़ गई और वायलेंस लेवल बढ़ गई। और तीसरा जो फैक्टर था वो था रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, जिसमें जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, यूज ऑफ स्टोन्स एज अ वेपन एट अ मास लेवल, वो उभर के आया। और साथ में एक और नई डायमेंशन आई, जिसमें जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे हो रहे थे और एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस में जो सिविल पॉपुलेशन है वो वहां पे इंटरफेयर करती थी, और ताकि उनको मौका दिया जाए, जितने भी वहां के जो वो मिलिटेंट्स हैं किसी तरीके से वो एस्केप करें। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद जो है एक पैराडाइम शिफ्ट आया है वहां की मिलिटेंसी में। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा पहले और उसके बाद एक जो वहां टेररिज्म का या मिलिटेंसी का इकोसिस्टम था उसको तहस नहस किया गया। और उसमें क्या था, जैसे आपको पता, जो लीडरशिप थी, जो वहां के रहनुमा थे, हुर्रियत या कोई भी लोग हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया। फिर जो उनकी तंजीम थी उसको डिस्टर्ब किया गया। फिर क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट में भी थोड़ी कमी आई फेंसिंग की वजह से, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन आर्मी जो है उनकी और ज्यादा उसके अंदर महारत जो है वो बढ़ गई। एक इंडोक्ट्रिनेशन फैक्टर को भी कंट्रोल किया, वेपन्स आने कम हो गए, और इस सब की वजह से एक जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलती थी वहां मिलिटेंसी को, उसमें फर्क पड़ा। फिर टेरर फाइनेंसिंग, जिसका सबसे बड़ा जरिया जो हवाला नेटवर्क था, उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। और पहले जो सेंसेशनल स्ट्राइक्स होती थी अगेंस्ट हाई प्रोफाइल टारगेट्स, वो उसमें पोस्ट 370 जो है वो कमी आई है। अब वो जो है, जो उसकी स्केल है, उसकी इंटेंसिटी है मिलिटेंसी की, उसके ऊपर असर पड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आइडिया ऑफ मिलिटेंसी है या आइडिया ऑफ वायलेंस है वो उस सोसाइटी से निकल गया। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो शायद हम अपनी आंखों में खुद पट्टी बांध रहे हैं। एलिनेशन वहां पे है, एंड एलिनेशन आर्टिकल 370 के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, और किसी कारण नहीं, क्योंकि 2 डिसरप्टिव इवेंट्स वहां पे हुई। एक तो लॉकडाउन रहा और दूसरा कोरोना रहा, और जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेना चाहती थी वो नहीं अपने अरूज पे, या वो उनको उनको एक अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो उसकी वजह से जो लोगों के बीच में और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो फर्क है वो बरकरार रहा। दूसरा चीज, जो वहां का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो पाकिस्तान ने वहां पे बनाई थी, जिसमें कुछ रिलीजियस टीचर्स, मौलवी, कुछ टीचर्स को उन्होंने कल्टीवेट किया था तालीमी इदारों के अंदर, वो, और कुछ मिडिल क्लास एम्प्लॉय जो अभी भी डिजेक्टेड फील करते हैं, या वो लोग जो रिटायर होके वापस सिविल सोसाइटी के अंदर जाना चाहते हैं, वो अपनी लॉयल्टी जो है सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हैं। ये सारे लोग इन्होंने जो वहां पे भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है
उसको बरकरार रखा। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इंडिया के खिलाफ वहां प्रोपेगेंडा बंद हुआ है। अब इस वक्त जो स्टेज है, जो फॉरेन टेररिस्ट या पाकिस्तान टेररिस्ट, ट्रेन टेररिस्ट हैं, उनकी जो तादाद है उसमें कमी आई है, लेकिन लोकल रिक्रूटमेंट जो है अभी भी बरकरार है। और ये लोकल रिक्रूटमेंट जो है ये बिल्कुल छोटी उम्र के लोग हैं, 14, 15, 16 साल के लोग हैं। इनकी कोई ट्रेनिंग ज्यादा नहीं, ना इनका लाइफ स्पैन ज्यादा है। ये बेचारे गन फॉडर की तरह आ रहे हैं, एक आध कहीं इक्का दुक्का इन्होंने कोई हादसा कर दिया, उसके बाद ये जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त वेपन्स की भी इनके पास कमी है, क्योंकि काफी सारे जो है तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए कि वेपन्स ना आए, लेकिन अब नए नए तरीके जो हैं वो ईजाद किए जा रहे हैं। जैसे बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ने बहुत सारे टनल्स पकड़े हैं, उन टनल्स का इस्तेमाल करके, और कुछ ऐसे हाल में केसेस आए जिसमें पाकिस्तान की साइड से ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स के हवाले से ये जो वेपन्स गिराए जा रहे हैं। लेकिन इस स्टेज में दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अगर पहले मिलिटेंसी अंडर, वेदर इट वाज अंडर हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा, एक वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड ये एक कैंपेन थी, अब ये ए सेलुलर बन गई है। 4, 5, 6 मिलिटेंट्स एक जगह के बैठ के इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। आइडियोलॉजी है, एलिनेशन है, लेकिन इतना कोई ऊपर से गाइडेंस नहीं है। लेकिन अपने लेवल पे ये ए सेलुलर बन गई है, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सो कोई ये लीडरलेस मूवमेंट है, लेकिन जो लीडर है, लोकली लीडर 4, 5, 10 लोग मिलके इस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं। इस वक्त मेरे जो असेसमेंट है, इन लोगों के अंदर कोई सेंसेशनल अटैक जैसे इन्होंने उरी या पुलवामा में किया, उस किस्म की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये लो लेवल अटैक जो ज्यादा खतरनाक हैं, जैसे सोसाइटी के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, कोई नंबरदार, कोई सरपंच, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई पुलिस वाला, उसको ये टारगेट कर सकते हैं, और वो काबिलियत अभी भी इनके अंदर है। लेकिन हमें ज्यादातर आप देखें, हमारे मीडिया के ऊपर ये बोलते हैं जी मिलिटेंसी कंट्रोल में आ रही है। बीइंग पार्ट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी, और मेरे खुद रिश्तेदार वहां पे मरे हैं, और मैंने खुद मिलिटेंसी में, काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, हम अपनी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। क्या है, मुझे लगता है कि हमें एक बहुत ही डिटेल प्लान के लिए तैयार होना चाहिए, जिसमें जब रिस्ट्रिक्शन हम लिफ्ट करते हैं तो एक फेज आएगी जिसमें ये मिलिटेंसी फिर से उभर कर आने के आसार है। दूसरी चीज है, एलिनेशन को जब तक हम ऐड नहीं करेंगे और जो एनर्जी ऑफ यूथ है उसको चैनलाइज नहीं करेंगे, अगर उनके पास रोजी रोटी का जरिया नहीं है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो जाएंगे, तो उसको हमें डी एलिनेशन करना है, लोगों को उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना एक कंस्ट्रक्टिव। और सबसे आखिरी चीज है, जो हम कोई टिपिंग पॉइंट वहां पे ना दें, जैसे कोई फेक एनकाउंटर होता है, या कोई विमेन के साथ कोई ऐसा हादसा होता है, या कोई रिलीजियस प्लेस की डेसिक्रेशन होती है। ये जो टिपिंग पॉइंट्स हैं, पास्ट में भी, माजी में भी, इनकी वजह से वहां पे पब्लिक एंगर जो बढ़ा है, और अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ये ना हो। तो उसकी वजह से हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको कंटेन करें। अब जब तक रहा, जहां तक रहा पाकिस्तान का सवाल, पाकिस्तान जो है कश्मीर में मिलिटेंसी को बरकरार रखना उसके टू नेशन थियरी का एक हिस्सा है। एट वन लेवल ये टू नेशन थियरी फेल हो चुकी, लेकिन दूसरे लेवल पे वो इंडियन मुस्लिम्स और खासकर कश्मीरीज को ये बताना चाहता है, भाई यू कांट को एग्जिस्ट विद मेजॉरिटी हिंदू रूल इन इंडिया, एंड कश्मीर इज अ सिंबल ऑफ दैट। और उसी की वजह से जो इंडिया हेटेड वो अपनी पॉपुलेशन के अंदर बरकरार रखना चाहते हैं। अगर कश्मीर नहीं है तो वो इंडिया हेट्रेड को कैसे वो अपने पॉपुलेशन के अंदर रखें। और तीसरी चीज है, अगर कश्मीर रिजॉल्व हो गया तो पाकिस्तान मिलिट्री के पास कोई थ्रेट ही नहीं रहती। वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कैसे बोलेंगे? अगर वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट निकल गई तो पाकिस्तान आर्मी का जो प्राइमेसी है, उसका जो वजूद है सोसाइटी के अंदर, लोग उसके ऊपर सवालिया निशान उठाने शुरू कर देंगे।
तो उसकी वजह से भी ये इसको पॉट को बॉयल कर रखेंगे वहां पे, और ये नए वेज एंड मीन्स उसमें ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि एक्सटर्नली जो है इन्होंने देखा कि सऊदी अरेबिया, यूएई, सम ऑफ दीज इस्लामिक कंट्रीज, ये उतना इनके अंदर अभी जोशो खरोश नहीं रहा। तो अब ये टर्की जैसे कंट्री जो हैं, मलेशिया जैसे कंट्री जो हैं, उनके साथ ज्यादा एंगेजमेंट करके इंटरनेशनल स्तर के ऊपर इसको बरकरार रखिए। दूसरा जो है, इंटरनली इन्होंने अब नई ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे लॉन्च करनी शुरू की हैं, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि पहले अगर ये कुछ इस्लामिस्ट इन्होंने नाम दिए तो उससे इनकी बदनामी हुई। अब ये इसको पैलेस्टाइन मॉडल के ऊपर रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, और ये नई ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्रिएट की है जिसको द रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं। अब ये नई ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसमें दे आर फॉलोइंग अ मल्टी डोमेन अप्रोच टू कीप द मिलिटेंसी अलाइव। एक तो आप गन्स की वजह से करो, दूसरा आप जो कोग्निटिव स्पेस, मेंटल साइकोलॉजिकल स्पेस में काम करो। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क सोशल मीडिया के ऊपर बनाया है, जो ये बड़े एक आईएसआई की मदद से साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं पर्सनालिटीज को, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको, उनको रिक्रूटमेंट करके सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना या उनके एंगर को मेंटेन रखना वो करते हैं। और इसमें नए जो फ्रंटियर्स हैं, अभी टर्की जो है वो, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये नई डेस्टिनेशंस बन चुकी हैं जहां से इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं। और अब इनका क्या रोल है कि अगर हाई प्रोफाइल, हाई इंपैक्ट आप टारगेटिंग नहीं कर सकते तो आप जर्नलिस्ट को टारगेट करो, आप लॉयर्स, ओपिनियन मेकर्स को टारगेट करो, आप पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट करो, आप पुलिस और दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको टारगेट करो, ताकि किसी ना किसी स्टेज पे जो वहां पे मिलिटेंसी वो बरकरार रहे और पीस और स्टेबिलिटी कश्मीर के अंदर ना आए। और इस सारे माहौल के अंदर अब जो चाइना फैक्टर है वो उभर के आया। आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में चाइना के साथ एक जंगी माहौल बना हुआ है, और इस जंगी माहौल में किसी न किसी लेवल पे पाकिस्तान और चाइना के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एट अ जियो स्ट्रेटेजिक लेवल, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल, ये जो नेक्सस है उनको गिलगित बाल्टिस्तान का जो भी उनका फ्यूचर रोड मैप है, इनके दोनों के स्टेक्स उसके अंदर हैं। और ये विंडो जो है पाकिस्तान यूटिलाइज करना चाहता है कि वो कोई मेजर चेंजेस गिलगित बाल्टिस्तान के स्टेटस के ऊपर करे, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त ये सोचते हैं कि वो मिलिटरीली शायद कोई एग्रेसिव स्टेप ना ले पाए, क्योंकि चाइना वहां पे एक बड़े तरीके से आया हुआ है। तो अभी हमने ये देखना है कि पाकिस्तान का क्या इसमें रोल रहता है विज़ावी चाइना। क्या वहां पे वो एलओसी के ऊपर ऐसे कुछ सेंसेशनल एक्ट्स करते हैं जैसे पुलवामा या उरी काइंड के, जिससे वो इंडिया को प्रोवोक करें, या वो चाहते हैं कि ये जो हैवी वेट लिफ्टिंग है ये चाइना करे, और वो जो इस विंडो का फायदा उठा के वो अपनी कंसोलिडेशन वहां पे करें और किसी लेवल पे जो वो मिलिटेंसी को बरकरार रखें और एक थ्रेशोल्ड तक रहें, ताकि इंडिया जो है एक मिलिट्री ऑप्शन उनके खिलाफ ना इस्तेमाल करे। मेरी जो असेसमेंट है वो पाकिस्तान जो भी एक्टिविटीज कश्मीर को लेके करेगा वो एक थ्रेशोल्ड के नीचे रह के करेगा, ताकि पॉट जो है वो बॉयल करता रहे और इंडिया और चाइना आपस में अगर वो गुत्थम गुत्था होते रहे। लेकिन अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती और शायद इंडिया अगर हाइपोथेटिकली पाकिस्तान चाइना के दबाव में आता है, तो शायद ये जो है उस विंडो का फायदा उठा के कुछ और ज्यादा जो है किस्म की मिलिट्री मिस एडवेंचर या एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कर सकते हैं। तो ये मेरे असेसमेंट ये ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत को हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं क्या लेने चाहिए कि जिससे कि हम अपना खुद का सिक्योरिटी प्रोफाइल एनहांस कर सकें? देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो चाइना का है, ठीक है। इंडिया ये वर्ल्ड ओपिनियन
या जो अपने लोग हैं या कश्मीरी लोग हैं या हमारे जो नेबर्स हैं, उनको ये नहीं मतलब इम्प्रेशन दे सकता कि इंडिया जो है चाइना के दबदबे में आ गया। इसलिए हमें एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाइना के अगेंस्ट लेना है, क्योंकि चाइना एक एग्रेसर है। उतने हमने जितने भी मुआहदे उसके खिलाफ किए थे, उन सब मुआहदों को उसने तोड़ा हुआ है। तो एक बोल्ड जो है वो स्टेप हमें लेना है चाइना के अगेंस्ट, ताकि वो स्टेटस को वहां चेंज ना करें और थ्रू मिलिट्री मीन्स जो वहां की जो 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 जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनको ऑल्टर ना करें। इसी तरीके से हमारा जो मिलिट्री प्रोफाइल है वो पाकिस्तान की तरफ भी स्ट्रांग रहना चाहिए, ताकि वो मौके का फायदा उठाकर एलओसी में कोई रद्द बदल ना करें स्टेटस को। ये तो रहा मिलिट्री। जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, मेरे ख्याल में इस वक्त इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी कैपेसिटी है कि वो मिलिटेंसी को कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन इन द पास्ट मिलिट्री ने क्या किया कि हर फेज में उन्होंने वहां का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है उसको इंप्रूव किया, लेकिन जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स थे जो पैरेलल पे चलने चाहिए, वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्च ना हो पाए और ना ही उनमें कोई हमें प्रोग्रेस मिली। तो इस वक्त ये एक विंडो है, एंड जिस तरीके से अशोक भान साहब ने पहले बोला कि इस विंडो को गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल रीबूटिंग है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वहां की सोसाइटी के साथ, और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उनको भी साथ साथ रखें, ताकि वी हैव एन ऑल आउट ऑल गवर्नमेंट अप्रोच फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं और इनको ग्रुप करना चाहूंगा, आप साथ में ही जवाब दे दें तो बेहतर होगा। एक तो भारत और चीन के बीच में जो तनाव है सीमा को लेकर, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई में हिमालयन जो रीजन है उसे लेकर कोई हमारा सीमा का विवाद है, या फिर चाइना हमें टेस्ट कर रहा है, चूंकि गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है और हमारा उसके ऊपर भी एक मौकफ है कि हम उस खित्ते पर अपनी डोमिनेंस चाहते हैं अब। और बहुत सारे बयान भी हमने सुने हैं, फिर वो चाहे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से हो, मीडिया में हो, पॉलिटिशियंस की तरफ से हो। तो क्या इंडिया चाइना का जो बॉर्डर क्लैश है वो असल में जो इशू है गिलगित बल्टिस्तान का, वहां पर ये सारा उसका जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है, एक तो हमें इसके ऊपर बताएं। दूसरा हमें ये बताएं कि भारत और चीन के दरमियान इस कशीदगी के अंदर पाकिस्तान ने जो खामोशी का रवैया इख्तियार किया हुआ है, उसके पीछे क्या खास वजह है? सबसे पहले जो है, चाइना ने ये डिसीजन जो है बिल्कुल अपने एपेक्स लेवल पे डिसीजन लिया है। वहां उनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है वो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, राइट, और वही उनके कमांडर इन चीफ भी हैं। और इस वक्त जिस लेवल पे उन्होंने वहां पे मोबिलाइजेशन किया, तकरीबन 50,000 ट्रुप्स, जिसमें कुछ ट्रुप्स जो हैं उन्होंने दूसरे रीजन से भी, जो ताइवान के अगेंस्ट डिप्लॉय किया, कोरिया के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, वहां से भी ट्रुप मोबिलाइजेशन किए। बीजिंग में उनकी एक सेंट्रल जो है थिएटर कमांड है, वहां से भी ट्रुप्स लाए हैं। तो ये डिसीजन जो है एपेक्स लेवल पे लिया हुआ है। इस डिसीजन को हमें 3 लेवल पे एनालाइज करना है। सबसे पहले जो है ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि चाइना ने ये क्यों किया। आपको पता है कि ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे चाइना जो है वो एक चाइना सेंट्रिक एशिया चाहता है, एंड इट वांट्स टू बी अ बाइपोलर पावर एट पैरिटी विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसको पता है कि इसमें एक इंडिया जो है एशिया के अंदर एक कॉम्पिटिटर है, और इंडिया और यूएस के रिलेशन जिस तरीके से कई 4-5 जो हमने एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए थे, उनको लगा कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप में मुझे एक वेज डालना है। और कोरोना का पीरियड जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका दोनों एक बहुत ही बैड फेज से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक सही मौका है
कि मैं इंडिया को उसकी जगह दिखा दूं, और ये मैं इंडिया के अगेंस्ट, जैसे उन्होंने साउथ चाइना सी में किया या ईस्ट चाइना सी में किया, उसी सीरीज को लेते हुए मैं एलएसी के ऊपर भी जाके एक बोल्ड मैनूवर करूं। तो एक तो वो था। दूसरा इसका फैक्टर था रीजनल फैक्टर। आपको पता है कि अक्साई चीन की वजह से, शक्सगाम वैली की वजह से, सॉरी, सीपैक की वजह से चाइना एक डी फैक्टो थर्ड पार्टी है कश्मीर डिस्प्यूट में। और जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट दिए अक्साई चीन को लेके, गिलगित बाल्टिस्तान को लेके, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को अगर रियूनियन करना, उनको कंट्रोल में करना है, तो गो फॉर अ बोल्ड मिलिट्री मैनूवर एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वो 1960 की जो उनकी क्लेम लाइन है, जो पहले 54 लाइनें दी थी, उसकी तरफ पुश करो। इस कार्रवाई के करने की वजह से चाइना के कई सारे एडवांटेजेस हुए। सबसे पहले क्या है कि जो भी खतरा, इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, वो इस पोजीशन में थे कि जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्लेम करते हैं उसमें हमारी डोमिनेशन बढ़ रही थी, और कुछ रास्ते खुल रहे थे जिसकी वजह से हम उनकी जो वेस्टर्न हाईवे है, जो तिब्बत और जिनजियांग को ज्वाइन करती थी, हम अगर कल को चाहते तो मिलिटरीली हम वो ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते थे। और तीसरा ये था कि अगर हम, चाइना ये एग्रेसिव पोस्चर नहीं इस्तेमाल करता, तो इंडिया हो सकता है कल को एक मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करे गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ। और अगर गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, सो दैट इज द एंड ऑफ सीपैक, बिकॉज जो उन्होंने ट्रीटी साइन की थी 1963 में पाकिस्तान के साथ, अक्सर इसको शक्सगाम वैली को लेके, उसमें उनको रीनेगोशिएट करना था जो भी कंट्रोल के अंदर, जब पीओके या उसके जो गिलगित बाल्टिस्तान के कंट्रोल में गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा महसूस किया। और ये कार्रवाई करने की वजह से उन्होंने सोचा कि वो ना ही अब इंडिया को रिस्ट्रेन करेंगे, बल्कि एक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि उनका सी पैक जो है सिक्योर हो जाए। और तीसरी जो उनकी जो ये जो पूरा मुद्दा है, वो है कि इंडिया को एम्बैरस करें पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली, ताकि अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लेता उनके अगेंस्ट, तो इंडिया उसकी अपनी पब्लिक की आइज में, कश्मीरी अवाम की, पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज की आइज में एक वीक पावर बन के रह जाएगा, एंड इंडिया विल, चाइना विल डी फैक्टो इमर्ज एज द मोस्ट प्री एमिनेंट पावर इन एशिया। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं चाइना की तरफ से। अब पाकिस्तान क्यों चुप है? पाकिस्तान में भी दो ओपिनियंस यहाँ पे हैं। एक तो ओपिनियन, जैसे वहाँ जनरल दुरानी हैं जो उनके फॉर्मर DGIS है, ये उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे कि भाई इस वक्त जो है इंडिया ट्रबल में है, मेक यूज ऑफ दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद हम मिलिटरीली कुछ नहीं कर पाए, अब हमारे पास एक मौका है कि आप कुछ करें। लेकिन वहां जो दूसरी ओपिनियन है, वो बोलते हैं कि हमारे पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कोई LOC का स्टेटस को चेंज करें, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो पोस्चर है LOC के ऊपर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरी चीज, जो उनकी माली हालात वहां के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल वहां के ऊपर टर्मोइल चला हुआ इस वक्त, जो आप देखें जो 22-23 पार्टीज मिलके इकट्ठा उन्होंने वहां पे किया हुआ है। तीसरी चीज जो FATF का इशा है। चौथी चीज जो बैरूनी जो ताकतें हैं, जो उनके जो डेडिकेटेड सपोर्टर्स थे, लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, ये कंट्रीज भी उनको सपोर्ट करते थे। तो ये सब फैक्टर्स को मिला के पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस मौके का फायदा उठाए, और इसकी वजह से वो जो है, मुझे नहीं लगता कोई एक बहुत बड़ा एडवेंचर LOC के ऊपर करने की काबिलियत है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में हमने भारत सरकार के रवैये में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी, और पहली मर्तबा हमने ये सुना, एक बहुत ही अग्रेसिव पोस्चर लेके हमारी सरकार ने ये दावा किया
कि हम जीबी और पीओके का वो एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको वापस लेंगे। तो आप क्या समझते हैं अब जबकि भारत कोरोना वायरस से भी लड़ रहा है, वो जो सारी हमारी उम्मीदें थी, एस्पिरेशंस थी, वो कितनी रियलिस्टिक हैं इस पोस्ट कोविड एरा के अंदर, और ये जानते हुए कि अब उस डिस्प्यूट के अंदर चाइना भी आ चुका है, इसके बारे में बताएं। देखें, ये स्टेटमेंट्स आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं इनको इंटरप्रेट कर सकते। जो हर चीज जो गवर्नमेंट बोलती है उसके पीछे कई सारे जो है फैक्टर्स होते हैं। एक आप ग्रैंड स्टैंडिंग लें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एक चीज आप देखें कि इंडिया ने एलओसी को रिस्पेक्ट किया। शिमला माहिदे से पहले भी रिस्पेक्ट किया, शिमला माहिदे के बाद भी रिस्पेक्ट किया। अगर कोई कंट्री जिसने सारे एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है तो वो पाकिस्तान है। आप कारगिल की कार्रवाई देखें, किस तरीके से वो कितने अंदर जो आके घुस के आगे थे। और उन्होंने ये जो वॉर ऑफ 1000 कट्स है उसको भी अनलिश इंडिया के ऊपर किया। जो उनके रेगुलर लोग जो हैं मिक्सअप होके टेररिस्ट के साथ आके इंडिया के ऊपर उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। तो क्या इंडिया सारी उम्र डिफेंसिव बना रहेगा कि हम अपनी जो पाकिस्तान की लड़ाई है हम इंडियन टेरिटरी के ऊपर करेंगे? तो इसलिए एक स्टेज आ गई है टू कॉल पाकिस्तानी ब्लफ and say that if you can take recourse to violence and military actions against India, right? India also reserves the right, if you do not moderate your behavior, आप अपने behavior में changes नहीं करते, तो हमारे पास भी ये right है and capability है कि हम ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा वीक कंट्री के होने के बावजूद भी अगर आप इंडिया के अंदर एग्रेशन कर सकते हैं, तो हम तो थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो अगर हम चाहें और कल को अगर पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाए तो हम जाके अपने एरिया को वापस कर सकते हैं। अब इसका आगे इंप्लीमेंटेशन करना है नहीं करना है, कोरोना है नहीं है, इन फैक्टर्स के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको इन सम एंड सब्सटेंस ये बोलता हूं कि इंडियन मिलिट्री के अंदर ये काबिलियत है कि वो इस किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं। बाकी रहा इंटरनेशनल सिचुएशन, रीजनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन and the political will and the necessity to take this decision is a subsequent matter. I'll not get into it. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं चाहता हूँ, आप तीनों ने एक दूसरे को सुना है और मुमकिन है कि आपके जहन के अंदर भी कुछ सवाल जवाब हों, कुछ ना कुछ आप कहना चाहें। तो जाने से पहले मैं हामिद बशानी साहब, अशोक भांजी और जनरल साहब, आप तीनों की तरफ आता हूँ। क्विकली 1-1, 2-2 मिनट में अपने पार्टिंग कमेंट्स दें। ओवर टू यू बशानी साहब, पहले आप बताएं, आप anything that you want to say. You've heard Ashok Bhanji and General Saab, जो कुछ भी आप कहना चाहें, प्लीज डू। हैं ज़ाहिर है इन दोनों बड़े लर्नर किस्म के लोग हैं। तो इस हवाले से चूंकि मेरा कमेंट तो यही है कि देखें ये सारी चीज़ें जाके जहाँ पे जुड़ती हैं वो एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि क्या ये जो कुछ हम गुज़श्ता 70 साल से कर रहे हैं इसको कंटिन्यू ये सस्टेनेबल है, और अगर सस्टेनेबल है तो इस पे हमें कभी डिबेट करना चाहिए कि इसके जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी काम, ये दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह होती है, लेकिन एक चीज़ आती है वो होती है कि आप चीज़ों को साइंटिफिकली देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना ये बिलाखिर एक तबाही के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कोई भी कहाँ आबाद हैं, गलगित बल्तिस्तान में या लद्दाख में या बम्बई में, उनको इस नुक्ता नज़र से भी चीज़ों को देखना चाहिए। जी, बहुत खूब। अशोक भांजी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि इस रीजन में, पूरे बरसगीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ जो कोशिशें हुई हैं, होती रहेंगी, दोस्ती की, बातचीत की, उस प्रयास को
नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो वक्ती प्रोवोकेशंस हैं, जैसे चाइना का आज का प्लान है टू अनसेटल इंडिया, रीजंस जनरल साहब ने बड़े वजाहत से दे दिए और मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वैसे ही अब पाकिस्तान को एक नया आका मिला है, खुद तो वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब बजरिए चीन ही करें, बवसासत चीन करें, तो वो भी कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है, वो भी कोई अच्छा पॉलिटिक्स नहीं है। अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में और डिप्लोमेसी में हमें रहना है और कमिटी ऑफ नेशंस में रहना है, तो एक दूसरे पे भरोसा करके हमेशा यही बात चलती है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज टू द बेसिक सॉवरेनिटी ऑफ ईच कंट्री, जो जिसका हक है उसको, उस देश को वो मिलना चाहिए। मैं तो यही पार्टिंग कमेंट कर सकता हूँ और यही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल लॉज की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जूरिस्प्रूडेंस यही कहती है। जी बहुत खूब। आप हाँ चलो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? देखें, मेरे 3 मैसेजेस हैं आपके 3 ऑडियंस को लेके। सबसे पहले जो है इंडियन ऑडियंस है, और उनको मैं यही बोलूंगा कि एक रियलिस्टिक असेसमेंट कश्मीर की लेके चलें। जो एक नैरेटिव बिल्ड अप हो रहा है उसमें ब्लाइंडली बिलीव ना करें, और एक आर्टिकल 370 के बाद नया कश्मीर को लेके जो हमने वादे किए हैं उन वादों को अमली जामा पहनाएं। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट विद द यूथ एंड द सोसाइटी देयर। ठीक है, उसको आप अमली जामा पहनाएंगे तो तभी कोई क्रेडिबिलिटी आपके नैरेटिव की बनेगी। जहां तक कश्मीर के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये अपने अंदर झांक के देखना है कि क्यों अफगान और मुगलों के जमाने, अकबर मुगलों के जमाने से लेके आज तक कश्मीर में क्यों बाहर वाले आके आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। हमारी अंदर की क्या कमजोरियां हैं, हमने किस तरीके से अपने आप को डिवाइड किया, किस तरीके से हम लोगों के जो है वो बहकावे में आके हमने अपनी जो आइडेंटिटी और अपनी सोच है उसको हमने एक तरह से प्रिजनर बना लिया। आप उस अपने आप को उस सोच से लिबरेट करें। लुक एट थिंग्स फ्रॉम मोर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या हम कश्मीर को सीरिया बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, इराक बनाना चाहते हैं, या स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। और अगर एक नया मौका आपके पास आया है तो आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आके जो भी आपको अपनी स्टेट के लिए चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस उसको अचीव करने की कोशिश करें। और तीसरी जो मेरा मैसेज है वो है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कि आपका कंट्री जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और ये जो आपकी नफरत और आपकी जो सोच है इंडिया को लेके, इससे पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है, इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप इन जो अभी के हालात हैं उनसे उबरना चाहते हैं तो आप जो इंडियन ऑब्सेशन और कश्मीर ऑब्सेशन को निकाल के जो एनर्जी अपने कंट्री की डेवलपमेंट और फलाह और बहबूदी पे लगाएं तो शायद उससे पूरे आपके कंट्री में नहीं बट पूरे खित्ते के अंदर अमनो अमान और खुशहाली जो है वो पैदा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। तमाम कश्मीरियों को सोचना होगा कि वो कश्मीर जिसके बारे में एक बहुत ही मशहूर शायर आमिर खुसरो ने कहा था कि गर फिरदौस बर्रू ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है और यही है। उन्हें सोचना चाहिए कि इस जन्नत का क्या हाल बना दिया है, और मुमकिन है कि आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर अच्छी तरह से सोच के ये देखे कि पिछले 30 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, हम कहाँ हो सकते थे और हम आज कहाँ खड़े हैं। आज आप तीनों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू।